हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन मार्क। मैं हूं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार और आज से इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस, जो कि बेसिकली यहाँ पे लाइफ प्रोसेस जो रहेगा इस पे हम बेसिकली आज का जो सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो दो टॉपिक रहेगा। पहला जो पार्ट रहेगा वो इंट्रोडक्टिव पार्ट रहेगा लाइफ प्रोसेस का, जिसमें हम लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्टिव पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे कि लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लाइफ होता क्या है, और हम डिस्टिंग्विश करेंगे, अलग करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में हम कैसे अलग कर पाएंगे कि वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। फिर हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है। फिर एट लास्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट जो रहेगा इंट्रोडक्टरी पार्ट का लाइफ प्रोसेस। बेसिकली जानते हैं ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लाइफ क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, वो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। लाइफ प्रोसेस जो पहला या लाइफ प्रोसेस है उसमें हम सबसे पहले जानेंगे लाइफ होता क्या है। लाइफ जानने के लिए ये हम जानते हैं कि हमारे जो आसपास होते हैं वो दो ही तरह का थिंग पाए जाते हैं, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग को हम बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग को हम एबायोटिक बोलते हैं। जो लिविंग पार्ट होता है उसमें क्या होता है, लाइफ होता है। जो लिविंग होता है हम क्या बोल रहे हैं, जो लिविंग होता है उसमें होते हैं लाइफ होता है। तो बेसिकली जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो लाइफ होता है तो सेल भी होगा, मीन्स सेल प्रेजेंट होगा। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी हम लाइफ है, लाइफ का मतलब हो गया लिविंग, लिविंग का मतलब हो गया सेल प्रेजेंट होगा। बेसिकली हम आगे भी देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि सेल होता क्या है, लाइफ होता क्या है। दूसरा चीज़ है नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग है वो जस्ट अपोजिट रहेगा लिविंग का, मीन्स इसमें नो लाइफ मीन्स सेल अब्सेंट होगा। सेल अब्सेंट रहेगा, वो भी चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होगा उसमें सेल प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। उसके बेसिस पर हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि वो लिविंग है कि नहीं लिविंग, नॉन लिविंग है वो। बेसिकली अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, कुछ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है। पहला जो है वो ब्लैक बोर्ड में लिखा गया है कि डॉग साउट करता है, काउ च्यूइंग करते हैं और मैन सॉर्टिंग कर रहा है। जो पिक्चर के माध्यम से हम दिखाने का कोशिश करें कि क्या है, उस पर जो सॉर्टिंग कर रहा है, च्यूइंग कर रहा है या लाउड स्पीकर कर रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, ये लिविंग्स है। इससे हम सिंपल कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी का मूवमेंट होगा, अगर बॉडी का मूवमेंट हो रहा है उससे हम बता सकते हैं कि वो लिविंग है कि नहीं लिविंग है, नॉन लिविंग है। फिर दूसरा है कि क्या होगा अगर डॉग, काव और मैन सो जाए तो उस केस में हम उसे लिविंग कहेंगे या नहीं कहेंगे। वो भी हम देख सकते हैं कि पिक्चर दिया हुआ यहाँ पे है कि डॉग सोया हुआ है, तो डॉग सोया हुआ है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिख रहा है। पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं उसका क्या हो रहा है, जो नोज है वो नोज क्या कर रहा है, वो कुछ एक्टिविटी दिखा रहा है। और जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें हमसे क्या होता है, रेस्पिरेशंस होता है। जब रेस्पिरेशंस होता है तो क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग कर रहा है, मीन्स वो लाइफ है। अगर सांस या हम 2 मिनट या 1 मिनट सांस लेना छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उस ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 एग्जाम्पल से समझें कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। तो क्या अगर प्लांट होगा, अगर कोई चीज़ प्लांट होगा तो क्या उसमें लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे कैटेगराइज कर पाएंगे। अभी हम इस एग्जांपल से समझ पाएँ कि डॉग मूवमेंट कर रहा है, काव भी मूवमेंट कर रहा है या बॉडी का पॉस्चर चेंज हो रहा है, तो क्या जो प्लांट है वो अब लिविंग और नॉन लिविंग करेगा, क्या वो मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि प्लांट तो एज यूजुअल एक ही जगह स्टेबल रहता है, तो क्या मूवमेंट नहीं करता है, तो नहीं करता है। तो उससे हम कैसे पता कर पाएंगे कि वो लिविंग है कि नहीं लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, व्हाट अबाउट द प्लांट्स क्या करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि प्लांट्स में लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे। जैसे प्लांट में सिंपल हम उसके ग्रीन देखेंगे या ग्रीन लीव्स देखेंगे। ग्रीन लीव्स देखेंगे, ग्रीन लीव्स होगा तो क्या होगा, ग्रीन लीव्स होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल है तो क्या कर सकते हैं, क्लोरोफिल के माध्यम से प्लांट अपना खाना बनाता है। क्या करता है, क्लोरोफिल के माध्यम से वो फूड बनाता है। अब फूड बनाने वाले प्रोसेस में जो प्लांट होता है उसमें जो फूड प्रिपेयर होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तो क्या होगा,
कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं उसके लिए क्या होता है, कुछ रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है, कुछ रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है। उसी प्रकार प्लांट को भी जब खाना बनाना है तो कुछ रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ेगा। बेसिकली ये 3 या 4 रॉ मटेरियल यूज करते हैं। पहला जो होता है वो सनलाइट यूज़ करता है, और दूसरा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है, तीसरा जो वो वाटर यूज़ करता है, और चौथा जो हम यहाँ पे पढ़े क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल यूज़ करेगा। उसके माध्यम से प्लांट क्या करेगा, खाना प्रिपेयर करेगा। उसी प्रकार अगर वो ग्रीन लीव्स ना हो, अगर कोई प्लांट में ग्रीन लीव्स ना हो तो वो जिंदा नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन उस केस में हम कैसे जानेंगे कि वो क्या कर रहा है, लिविंग है कि नहीं लिविंग, नॉन लिविंग है। उस केस में आप देख सकते हैं जो प्लांट होता है वो क्या होता है, कुछ सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दिखाता है ग्रोथ के लिए। वो अपना लीव्स का चेंज करता है शेप, या बॉडी पोस्चर मूव करता है, क्या डाली भी मूव करता है और प्लांट का उसके पार्ट भी मूव करते हैं। उस केस में हम उससे कह सकते हैं कि वो भी एक तरह का रिस्पॉन्स दिखा रहा है, तो वो भी एक लिविंग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हम इतना सारा भी बोले बॉडी पोस्चर मूव करना, मूवमेंट करना, जो भी मूवमेंट होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ तरह का मूवमेंट होते हैं जो हमें नहीं दिखता है, इनविजिबल होता है, तो क्या वो लिविंग शो करेंगे कि नॉन लिविंग शो करेंगे। उस केस में भी हम एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द मूवमेंट अकर इन वेरी स्मॉल स्केल, बहुत कम स्केल में जो मूवमेंट होता है वो हमें नहीं दिखता है, उस तरह का मूवमेंट को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इस तरह का मूवमेंट को हम मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स नेसेसरी है लाइफ के लिए? बिल्कुल नेसेसरी है। बहुत सारे एक्टिविटी हमारे बॉडी में जैसे चलते रहते हैं उसमें बॉडी का मूवमेंट होता है। बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है, जैसे उसमें इनविजिबल होता है। जैसे आप सांस तो ले लिए, जब हम ऑक्सीजन ले लिए तो जो भी अंदर में सेलुलर प्रोसेस हो रहा है, सेलुलर प्रोसेस जब हो रहा है उस केस में क्या होता है, बहुत सारा एक्टिविटी होता है जो हमें महसूस भी नहीं होता है। जैसे रेस्पिरेशंस के बाद जो वो ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा सारा बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होता है वो तो हम नहीं देख पाते हैं, फिर भी वो एक एग्जाम्पल हमारा लिविंग के बारे में बता रहा है। लेकिन एक एक्सेप्शंस होता है जिसपे वायरस का एक एक्सेप्शन है। वायरस का एक्सेप्शन है जिसमें वायरस जो होते हैं, जैसे आप कोविड वायरस का एग्जांपल ले सकते हैं। कोविड वायरस में एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि वो 2 तरह का, वो क्या होता है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में नहीं होता है वो एक नॉन लिविंग की तरह काम करता है। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है वो अपना एक्टिविटी शो करता है। जैसे यहाँ पे है कि वायरस डज नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। अभी बताएं कि जो भी वायरस होता है वो कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाता है। कब तक नहीं दिखाता है, जब तक वो किसी ऑर्गेनिज्म या सेल्स के अंदर में एंटर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो सेलुलर मैशिनरी, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। और इसलिए यहाँ पे हम इसका 2 लाइन पे बीच में रखते हैं उसको, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। क्यों? क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं अभी तक के कि वेदर ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इसलिए जब इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, या क्लास 9 में या क्लास 11 में आप जब पढ़े होंगे, उस पर क्या होता है, उसको एक कोई भी फाइलम में नहीं रखा गया। जैसे हम लोग 5 किंगडम रखे हुए थे, 5 किंगडम में उसको कोई भी किंगडम में प्लेस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कुछ क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे उस पर रखे थे, लेकिन ये क्लासिफिकेशन उसका फुलफिल नहीं होने की वजह से उसको हम सेपरेट रखे थे, इसलिए सेपरेट पढ़ते हैं। चलिए, बार बार हम मूवमेंट कर रहे हैं तो मूवमेंट क्यों ज़रूरी है, ये मूवमेंट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी लाइफ एक्टिविटी करना है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो अपना बेसिक लाइफ एक्टिविटी करेंगे। जब एक्टिविटी करेंगे तो उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कैसे मिलेगा? न्यूट्रिशंस की मदद से मिलेगा। अब वो एनर्जी करने के बाद वो क्या करेगा, बॉडी में यूटिलाइज करेगा। अब यूटिलाइज करेगा तो ब्रेक डाउन करेगा। अब ब्रेक डाउन करने के पास जो भी चीज़ें मिलेगा उससे वो लाइफ को चलाएगा। वही बेसिकली लाइफ प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वाई द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेसेसरी। क्यों मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जरूरी होता है? क्योंकि अर्लियर क्लासेस में हम लोग पढ़े थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होता है, क्लास 9 का है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहले होता है सेलुलर लेवल। मींस वैसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेलुलर लेवल अपना प्रोसेस दिखाते हैं, जिसमें एक अमीबा एक प्रोसेस होता है, जिसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अमीबा का है वो एक सिंगल सेल ही सारा एक्टिविटी करता है। फिर बहुत सारे सेल्स जब जुड़ते हैं तो टिश्यू बनाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स जब जुड़ते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू जुड़ते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनता है तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे हम प्लांट होंगे, एनिमल्स होंगे, वो क्या एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि पहला हमने जो डायग्राम डाला है वो है सेल का। ये है एनिमल सेल का डायग्राम।
हम सिंपल एग्जांपल है जो सेल्स है, सेल्स का डायग्राम यहाँ डालें कि सेलुलर लेवल में ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसी तरह अगर हम सिंपल एक एग्जांपल बनाएं अमीबा का, ये अमीबा, तो सिंपल अमीबा क्या होता है, सेलुलर होता है। सारा प्रोसेस जो होगा, अभी जो लाइफ प्रोसेस चल रहा है उसमें हम पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे कि कैसे अमीबा जो है फूड इंगल्फ करता है, कैसे अपना न्यूट्रिशंस को पूरा करता है। ये सारा इस सेशन में हम पढ़ेंगे जब हम लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट सेशन में आएंगे। फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में, टिश्यू में आप जानते हैं इपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हम ऑर्गेन्स पे जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 5 सेंस ऑर्गन्स ना होके हमारे बॉडी में बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जब रेस्पिरेशंस पढ़ेंगे, जब डाइजेशंस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। फिर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम्स क्या होगा, जब बहुत सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स जुड़ेंगे और एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसी को हम ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। और एट लास्ट है ऑर्गेनिजम्स, जो कि हम बींग्स, ह्यूमन बींग्स है, जिसमें क्या हो रहा है, सारा एक्टिविटी वो कर रहा है, वो एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स कर रहा है, ह्यूमन बींग्स है। उसमें क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी है, ऑर्गन्स भी है, टिश्यू भी है और सेल्स भी है। फिर आगे हम क्या देखेंगे कि जो भी मूवमेंट हो रहा है तो क्या होता है, इन्वायरमेंटल जैसे चेंज हो रहा है, हमें किसी तरह का वर्क करना होगा तो क्या होगा, हमारा जो ऑर्गन्स होंगे, टिश्यू होंगे, सारा चीज़ इन्वॉल्व होंगे। अब जब इन्वॉल्व होंगे तो उसका ब्रेकडाउन होगा, जब ब्रेकडाउन होगा तो उससे हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, और जिस प्रकार से एनर्जी ऑब्टेन करेंगे तो हमारा क्या होगा, सेल का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, वहीं पे यहाँ पे क्या होगा, रिपेयरिंग होगा और मेंटेनेंस होगा। ठीक है, यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि ये सेल का जो मूवमेंट है, बॉडी का मूवमेंट है, वो क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। जिस प्रकार अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स में देखें, डॉग का मूवमेंट होगा, प्लांट्स के अपना बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट कराएगा, फोटोसिंथेसिस कराएगा, सब तरह का क्या कर रहा है, मूवमेंट्स करना या चीज़ें करना, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट होंगे। तो सबसे पहले हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स के ही बने होंगे। उसका जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, वो जो भी चीज़ करेगा, वो सबसे पहले सेल से ही होगा। क्यों, हमारा शरीर का जो सबसे छोटा अंग होगा वो सेल्स है, कोई भी एक्टिविटी सेल से ही स्टार्टिंग होगा। फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ग्रोथ क्या होता है, फिर हम देखेंगे रिप्रोडक्शंस क्या होगा, फिर हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फिर हम देखेंगे कॉन्शियसनेस क्या होता है, फिर एट लास्ट डेथ वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर मीन्स सेल, हमारा जो बॉडी है वो क्या है, जो सेल्स होते हैं, जो सेल है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल, यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स हमारा जो बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है वो सेल्स है। वो क्या करेगा, सबसे छोटा बेसिक है, वो भी क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फंक्शन प्रोवाइड करता है, पर एट लास्ट वो फंडामेंटल बना के हमारा सेल्स को डेवलप कराता है, वो है सेल्स। वो भी है सेल्स, जो हमारा शरीर का सबसे छोटा अंग है वो है सेल्स। फिर हम जानेंगे सेल्स में जो भी चीज़ें होंगे आगे। तो सेल्स में आगे जानने से पहले आपको बायोलॉजी अगर समझना है, अगर किसी तरह से आपको बायोलॉजी को समझना है तो बायोलॉजी को समझने के लिए दो चीज़ होता है, एक होता है उसका कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है उसका टर्म। अगर आप ये चीज़ को समझ लेते हैं, बेसिक क्या होता है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है और टर्म क्या होता है, तो बायोलॉजी आसान हो जाता है समझना। जैसे कॉन्सेप्ट में हमारे पास दो चीज़ आएगा कि ये चैप्टर या चीज़ें क्यों पढ़ना है और हाउ, कैसे, ये दो चीज़ें होगा। नेक्स्ट है टर्म। ये जो टर्म है वो टर्म दो होगा, आइदर ग्रीक वर्ड से बने होंगे या लैटिन वर्ड से बने होंगे। ग्रीक वर्ड से बने होंगे या लैटिन वर्ड से बने होंगे। अगर आप ये दो कॉन्सेप्ट्स को समझ ले कि बायोलॉजी जो है वो दो ही कॉन्सेप्ट्स में छिपा हुआ है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बायोलॉजी समझना आसान हो जाएगा। जैसे कॉन्सेप्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है क्यों पढ़ना है, वाई। अगर इसका आंसर मिल जाएगा तो आप बायोलॉजी को क्या करेंगे, आसानी से समझना आसान करेंगे, समझना चाहेंगे। फिर हाउ, कैसे, वो आसान हो जाएगा। फिर जो भी चीज़ें हैं
बायोलॉजी में जो टर्म है उसी में उसका आंसर छिपा होता है। जैसे यहाँ पे है बायोलॉजी, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या लिखते हैं, बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स आप जानते हैं लिविंग या लिखिए लाइफ, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। जब ये दोनों वर्ड को मर्ज करते हैं तो क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ। समझ पाए कि जो भी आंसर है, अभी जो भी चीज़ें हम सेल्स के बारे में भी देखेंगे, सेल्स में क्या होता है उसके नेचर्स के बारे में देखेंगे, तो वो भी समझेंगे कि जो भी टर्मिनोलॉजी हमें भी बताएं कि सेल्स में कॉन्सेप्ट्स को जानना जरूरी है, और टर्मिनोलॉजी अगर आप टर्म्स को जान जाते हैं तो वो आसान हो जाता है समझना। जैसे आगे हम बढ़ते हैं, जो भी सेल्स का अभी हम देख लिए, सेल्स क्या है हमारा, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, तो उसके कुछ नेचर होते हैं। अब जो नेचर हम देखने जा रहे हैं वो कुछ बेसिस पे होंगे। पहला जो नेचर हम देखने जा रहे हैं वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अगर नंबर के बेसिस पे हम उसको देखते हैं तो दो तरह का सेल्स हमको मिलता है। एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। ठीक है, अगर इसी वर्ड को तोड़े, अभी हम टर्मिनोलॉजी में बोले थे कि टर्म्स को जानना जरूरी है, अगर यही वर्ड को हम ब्रेक करें, यही वर्ड को ब्रेक करें तो ये आया है हमारा लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड से आया है। अगर इसी को ब्रेक करें तो क्या होगा, यूनी प्लस सेलुलर। यूनी मीन्स सिंगल और सेलुलर मीन्स सेल। उसी प्रकार अगर मल्टी सेलुलर को भी तोड़े, ये भी हमारा लैटिन वर्ड से आया है, जिसमें मल्टी मीन्स मेनी होता है और सेलुलर मीन्स सेल होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर दूसरा नेचर हम देखें, दूसरा नेचर जो लाइफ का देखें, नेचर सेल का देखें, वो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे देखें तो हमारे पास दो तरह का सेल होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। सेम वे जो वर्ड यहाँ पे हम ब्रेक किए थे, सेम यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे इस पे भी। ये जो है प्रोकैरियोटिक, ये आया है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड से आया प्रो प्लस कैरियोट्स। प्रो मीन्स होता है बिफोर और कैरियोट्स मीन्स हमेशा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट है हमारे पास यूकैरियोटिक। ये भी दो वर्ड से बना हुआ है, यू प्लस कैरियोट्स। यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियोट्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप समझ पाए कि ये जो भी हम लोग टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजी में, उसी में आंसर छिपा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी टर्मिनोलॉजी हम यूज किए सेल्स को समझाने के लिए, उसके नेचर पे बेसिस पे हमने दो चीज़ लिया, आइदर वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, लैटिन वर्ड से बना हुआ है। जब उसका हम लैटिन वर्ड पे देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, अगर उसका एग्जाम्पल का बात करें तो वो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स होते हैं। जो दूसरा पार्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो होता है एग्जाम्पल आपका अमीबा। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे इसका यूकैरियोटिक्स की बात करें तो यूकैरियोटिक्स मीन्स ट्रू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। जो एग्जाम्पल होगा ये आपका एग्जाम्पल होगा प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, जिसमें क्या होगा इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स होंगे, जिसके पास डेफिनिट न्यूक्लियस होगा। फिर जो आपके पास प्रोकैरियोटिक्स होंगे उसमें क्या होगा, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास आता है बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो हम पहला करेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे सेल्स का,
कि सेल्स क्या होता है, कि सेल्स हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, उसे सेलुलर बोलते हैं। तो ये पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख रहे थे, सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर में हम देखें क्या की सेल क्या होता है, फिर हम डिस्कस किए कि सेल्स का नेचर के बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। पहला नेचर उसके हम नंबर के बेसिस पे डिवाइड किए तो वो यूनिसेलुलर हुआ, और दूसरा उसके मल्टीसेलुलर हुआ। फिर उसके नेचर को इसके न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवाइड किए तो वो प्रोकैरियोट्स हुआ, एक यूकैरियोट्स हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा होता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ हमारा क्या होता है, एक तरह से इंक्रीज इन साइज एंड नंबर। यहाँ लिखा हुआ है इरिवर्सिबल होता है कि एक बार ग्रोथ हो गया वो वापस नहीं आएगा। इरिवर्सिबल है जिसमें इंक्रीज होता है मास और इंक्रीज होता है नंबर ऑफ सेल्स। जिस प्रकार डायग्राम में दिख रहा है कि सेल्स डिवाइड कर रहा है, 1 सेल से 2 सेल्स आ रहे, 2 सेल से 4 सेल्स आ रहे, उसी प्रकार यहाँ पे भी जो ग्रोथ होगा वो ग्रोथ नंबर पे इंक्रीज करेगा और उसके मास पे इंक्रीज करेगा। तो जो यहाँ पे लिखा है कि ग्रोथ जो होगा वो आइदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होगा, आप जान चुके हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है जो हम पिछले स्लाइड में बताए थे। फिर वो उसमें भी क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, इस प्रकार सेल का डिवीजन होगा। फिर जो ग्रोथ होगा वो क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल देखेंगे तो वो क्या होते हैं, अभी लिखे थे प्लांट्स, दूसरा लिखे थे एनिमल्स। जो भी प्लांट्स होंगे, प्लांट्स में ग्रोथ होगा, जो ग्रोथ होगा उसमें क्या होगा, ये जो ग्रोथ होता है प्लांट्स में वो थ्रू आउट देयर लाइफ होता है। जो एक एग्जांपल है मेस्टेमेटिक टिश्यू का, जो कि ग्रोथ जो होता है थ्रू आउट देयर लाइफ, जब तक लाइफ है तब तक वो सेल का डिवाइड करता है और ग्रोथ करता है। दूसरा होता है एनिमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद वो ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। अब जो ग्रोथ हो रहा है वो क्या हो रहा है कि अभी हम किस में देखे थे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक तरह का ग्रोथ दिखाते हैं। वो कैसे दिखाते हैं, सेल डिवीजन की मदद से दिखाते हैं। और जो यहाँ पे हम एग्जांपल लिखे हैं वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी डिवाइड करते हुए 2 डॉटर सेल पे जाता है, दिख रहा है डायग्राम पे दिख रहा है। वो किस तरह का डिवीजन करता है, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन्स का बात करता है, जो कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। और बाइनरी फ्यूजन्स किसका पार्ट है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके लिए हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर है रिप्रोडक्शन। उस पर हम देखेंगे कि किस प्रकार वो सेल का डिवाइड करता है। वो सारा चीज एक्टिविटी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर रहा है। फिर जो ग्रोथ होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है। वहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो ग्रोथ आल्सो अकर इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे माउंटेन होगा, जैसे सैंड होंगे, इसमें भी एक तरह का ग्रोथ दिखता है। कैसे होता है, एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का जमा होने से वो ग्रोथ दिखाता है। तो ग्रोथ इस बेसिस पे हम 2 तरह का ग्रोथ को डिवाइड करते हैं। पहला होता है इंटरनल ग्रोथ, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, बाहर से हम देख सकते बस कि कैसे हो रहा है। और एक्सटर्नल ग्रोथ वो हम बाहर से दिखते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। जो इंटरनल ग्रोथ है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, जो कि क्या होता है, सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। फिर दूसरा होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, जो कि क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। जिस प्रकार डायग्राम में दिख रहा है कि माउंटेन का इनलार्जमेंट कैसे हो रहा है, वो क्या है, हमारे पास ग्रोथ का ही पार्ट है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो लिविंग्स में भी होते हैं, नॉन लिविंग्स में भी होते हैं। इसलिए इस तरह के ग्रोथ को हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर। इसलिए ग्रोथ को हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, मींस उसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि सिर्फ वो लिविंग में पाया जाता है कि वो नॉन लिविंग में पाया जाता है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हमारे पास रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस क्या होता है, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना, वही है यहाँ पे रिप्रोडक्शंस। और रिप्रोडक्शंस 2 तरह से होते हैं, आइदर एसेक्सुअल होता है और दूसरा होता है सेक्सुअल, जिसके लिए हमारे पास सेपरेट चैप्टर बना हुआ है, जिसपे हम डिटेल में देखेंगे कि रिप्रोडक्शंस का एसेक्सुअल और सेक्सुअल क्या होता है। फिर है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। ये वर्ड से आप फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना इस चैप्टर को हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएगा। मेटाबॉलिज्म्स कर रहा है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स होगा, कैटाबॉलिज्म्स आएंगे, एनाबॉलिज्म्स आएंगे। तो सबसे पहले ये वर्ड को जानना जरूरी है कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म्स क्या होता है, एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस जो हमारा बॉडी में हमेशा चलते रहता है। वो क्या है, जो वर्ड है मेटाबॉलिज्म, हम डिस्क्राइब करते हैं सम ऑफ द टोटल केमिकल
या फिजिकल चेंजेज हमारा बॉडी में कॉन्स्टेंटली चलता जाता है, उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होता है बेसिकली दो तरह से होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। ये वर्ड बार बार हमें मिलेगा कि एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म होते रहता है। तो सबसे पहले जो एनाबॉलिज्म है इसको जानते हैं। एनाबॉलिज्म मीन्स होता है सिंथेसिस, और सिंथेसिस का मतलब हो जाता है फॉर्मेशन, मतलब बनना। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होगा, जो भी चीज़ें होगा बॉडी में वो बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए क्या हो रहा है कि एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशंस होगा। फॉर्मेशंस होगा तो सिंपल एग्जांपल हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस, और यहाँ हम पढ़ चुके हैं सिंथेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो फोटो मीन्स लाइट की, मीन्स लाइट के मदद से क्या होगा, प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करेगा। कैसे करेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, और वाटर चाहिए। उसके मदद से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लस वाटर चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर है हमारे पास क्लोरोफिल। इसके मदद से जो प्लांट प्रिपेयर कर रहा है खाना उसको बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस। और क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। उसके साथ हमको ऑक्सीजन मिलेगा, इसके साथ एनर्जी जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी है। ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है, बन रहा है, बन रहा है यानी कि सिंथेसिस हो रहा है। मतलब एनाबॉलिज्म में हम जो पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फूड। लेकिन कैटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होता है। क्या ब्रेकडाउन होता है, ये सेम प्रोसेस वापस आता है, और इस केस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। जो क्या है ब्रेकडाउन में, ये है रेस्पिरेशंस का पार्ट। जो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशंस, इसी में लाइफ प्रोसेस में सेकेंड पार्ट, उस पर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि कैसे होता है। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। लेकिन एनाबॉलिज्म में क्या होता है, फूड का बनता है और एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। जो लास्ट पार्ट है, सेकेंड लास्ट पार्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स होता है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स क्या करना, सेंस करना और रिस्पॉन्स करना। कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है जैसे जैसे इन्वायरमेंटल चेंज होते जाएगा उस तरह का क्या होगा, वो एक रिस्पॉन्स दिखाएगा। सिंपल आप एग्जांपल देख सकते हैं, टच मी नॉट प्लांट का दिया हुआ है, जिसमें क्या हो रहा है कि कोई ह्यूमन बींग उसको टच कर रहा है तो उसको लग रहा है कि एक तरह का रिस्पॉन्स दिखाना जरूरी है। अगर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स दिखा रहा है तो क्या हो रहा, सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस दिखाएगा। ठीक है, एट लास्ट है डेथ। डेथ मीन्स क्या होगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो हम उसको डेथ मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो हमने करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जिक्र किया था और दो पार्ट कि क्या है यहाँ पे, ये दोनों पार्ट हम समझा चुके हैं कि इंट्रोडक्शन में लाइफ प्रोसेस क्या होता है और करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी चीज़ अभी तक हम पढ़े उसमें लाइफ है क्या, लाइफ पढ़ना क्यों जरूरी है और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। आई होप ये आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, तब तक देखते रहिए क्वेश्चन मार्क। थैंक यू।